के लिए वो समाज के हित में ना प्रयोग होकर एक व्यक्तिगत हित में ज्यादा प्रयोग होने की दिख रहा है। मैं तुलना नहीं कर सकता उन विकसित देशों से जो यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका वगैरह में ये ज्यादा पूंजीवाद हावी है, क्योंकि वहां संसाधन सीमित है, लोग स्किल्ड हैं और बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, इसलिए उसका पॉजिटिव पक्ष दिखता है। पर भारत जैसे देश जहां गरीबी, बेकारी, भुखमरी, अशिक्षा, समाज के वंचित, समाज के जातीय 6000 से लगभग जातियों में उपबंधित होना, जहां समाज की स्ट्रक्चर ही जातीय प्रवृत्ति से गिने जाते हो, जहां इतने धार्मिक सामाजिक गैप हो, वहां क्या एक निजीकरण उस समस्या का समाधान कर सकता है? जिस संविधान को बनाने के लिए बाबा साहब ने प्रतिनिधित्व की भावना को सुनिश्चित किए, विशेषाधिकार की भावना को सुनिश्चित किए, समानता के अधिकार को सुनिश्चित किए, क्या वो निजीकरण की तरफ कोई भी ऐसा पॉलिसी बना है? कोई भी ऐसा? अगर एमएनसी आ रहे हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ रही हैं, उन लोगों ने क्या किया? देश के संसाधनों को अनगिनत तरीके से ले गया। कौन काम कर रहे हैं? पढ़े लिखे धनाढ्य लोग, जिनके बच्चे बहुत बाहर में पढ़े, वो उस कंपनी के मैनेजर है, उस कंपनी को चला रहे हैं। उसमें कोई आरक्षण प्रतिनिधित्व की भावना नहीं कि कौन किस समाज से कितना वर्ग में होगा। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट देश के संसाधनों को, जो संविधान में कहा गया कि यहाँ के संसाधनों का समुचित उपयोग यहाँ के लोक हित के लिए होना चाहिए, यही तो संविधान के 39 हमें प्रोविजन देता है। लेकिन ये कौन लोग? ऋषि अग्रवाल, जिसने 22,000 करोड़ रुपए के लूट के भाग, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने देश की जितनी बजट है उतनी संपत्ति को लूट के यहां से चले। क्या देश के पास इतना बड़ा कानूनी व्यवस्था नहीं है? क्या देश के पास इतना बड़ा तंत्र नहीं है कि दुनिया में महाशक्ति बनने की घोषणा करते हैं, सैन्य शक्ति पर अपनी मजबूती देते, और हमारे देश से बैंकों को, शिपयार्ड घोटाला, पीएनबी बैंक घोटाला हो या जो भी हो, आपका स्पेक्ट्रम घोटाला हो, किंगफिशर ऋण का घोटाला हो, रोटोमैक पेन जैसे घटना से लेकर करके चंदा कोचर और ये लोग जितने भी वेणुगोपाल हो, सदशिरा बंधु हो, इन लोगों ने क्या किया? देश की संपत्ति अचानक बैंक से, एक सामान्य आदमी अगर एक बैंक से लोन लेता है तो या तो उसको सुसाइड कर जाना पड़ता है। देश की किसानों की स्थिति है 1990 से लेकर 2006 तक में सबसे ज्यादा, विदर्भ क्षेत्र से लेकर गुजरात तक में भी बहुत से किसानों ने आत्महत्याएं की। तो किसकी वजह से की? बैंक से ऋण लेने की वजह से। 50,000 का ऋण लेता है बैंक से, लोन सरकार पहुंच जाता है, नोटिस देता है, पकड़ता है, बेइज्जती करता है, घर को नीलाम कर देता है, और ये विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपया लेके बैंक से भाग जाते हैं, ये नीरव मोदी, मेहुल चौकसी लेके भाग जाते हैं, ये शिपयार्ड घोटाला के सबसे बड़ा जो गुजरात और ये सबको लेकर प्रोडक्शन चलते हैं, ऋषि अग्रवाल 22,000 करोड़ रुपया लेके भाग जाते हैं बैंक से और कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। क्या निजीकरण में जितने बड़े बड़े लोग बन रहे हैं वो क्या कर रहे हैं इस देश की संपत्ति के साथ? किनका पैसा ले जा रहे हैं? बैंक सार्वजनिक हित को रहता है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, बैंक में एक सामान्य गरीब का पैसा रहता है, आप डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि सबको बैंक से केवाईसी होना चाहिए, हर पैसा बैंक में होना चाहिए, बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन होना चाहिए। अब बैंक की करोड़ों रुपया लेके जा रहे हैं, तो आज तक सरकार ने क्या उनको वापस ले आ पाया? नहीं ले पाया। निजीकरण में क्या व्यक्ति हो रहा है? अगर आज देखें तो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन में मुकेश अंबानी बन रहे हैं। नए नए इस वर्ष में जो रिकॉर्ड है 2015 से लेके 2024 तक में इस देश में 80 ऐसे बिलियनियर पैदा हुए जो नए सरकारी पॉलिसीज के तहत, जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के हैं, चाहे वो बीएसएनएल को खत्म कर करके जियो बढ़ गया और रिलायंस जियो बढ़ गया, जो सार्वजनिक क्षेत्र में हुए उनकी संपत्ति हजारों करोड़ हुई, लेकिन समाज की कमजोर वर्गों का क्या फायदा? आज भी वही 2 जून की रोटी नहीं मिल रही, भूखे तड़प रहे हैं, गरीबी की हालात में जी रहे हैं, हमारे बच्चों को अच्छा शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, कहीं न कहीं आर्थिक रूप से हम परोक्ष रूप से उस गुलामी के आज भी उस दास्तान को गुजर रहे हैं, बस जो स्वतंत्रता के पहले। उस स्वतंत्रता के पहले हमें ब्रिटिश नियम के तहत हम गुलाम होते थे, कर्ज में डूबे रहते थे। आज देश के स्वतंत्र होने के बाद भी हमारे संसाधनों पर ऐसे दुरुपयोग हो रहा है, जो बाहर निकल रहा है उनके ऊपर हमें नहीं।
निजीकरण से क्या हो रहा है? निजीकरण से सबसे बड़ा चीज है कि जो निजीकरण किसी व्यक्ति के हित में हो, ठीक है, मैं मान सकता हूं, लेकिन समाज के उन ट्रेडिंग ब्लॉक्स, कमजोर वर्गों के युवाओं को, उनसे उनको क्या मिल रहा है? सबसे बड़ा खतरा इस देश में जो ट्रेडिंग एसोसिएशन, जो अधिकारों को माना जाता है, जिसको लेबर लॉ के तहत बाबा साहब ने मजदूर को समय की अवधि को बनाया, और इसके लिए दुनिया के सबसे बड़े कार्ल मार्क्स ने आंदोलन किया कि दुनिया के मजदूरों एक हो, लेकिन उस निजीकरण में ट्रेडिंग ब्लॉक्स खत्म हो गए। आप जॉब करेंगे कब हट जाएंगे, आपकी लाइफ सिक्योरिटी नहीं है। आपकी जवानी की जोश को 5 साल में पूरा उबाल की तरह लिया जाएगा, और जब आपके रस निकलेंगे तो आपको लात मार के फेंक दिया जाएगा। कोई इस देश की किसी भी कंपनी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये प्रोविजन नहीं दिया गया कि 10 साल जिस कंपनी ने हमसे काम लिया और हमारे साथ कोई भी हो जाए, विकलांगता हो जाए, कुछ भी हो जाए तो हटा ही देता है। ऐसे हटा देने के बाद मेरे फ्यूचर का क्या होगा? जिस स्वर्णिम भविष्य में मैं पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बन सकता था, सरकार ने हमारे इस अधिकारों से वंचित क्यों किया? ये एक चुनौती। तो ट्रेडिंग ब्लॉक्स खत्म। दूसरी, उसकी पैमाना नहीं है योग्यता का सिलेक्शन करने का। आप जो कोर्स कर रहे हैं, सरकार एक तरफ पढ़ाई कौन से करवा रही है? हिस्ट्री पढ़ो, इतिहास पढ़ो, ग्रेजुएट पढ़ो। निजीकरण ने कभी इस सब्जेक्ट से कभी किसी को अपॉर्चुनिटीज नहीं दी। आपको पढ़ाना होगा एमबीए, आपको पढ़ाना होगा डॉक्टरी, आपको पढ़ाना होगा पूरे प्रोफेशनल जितने भी कोर्सेज चले, एमआईटी इन कंप्यूटर साइंस, एमआईटी इन बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, बहुत तरह के जितने कोर्सेज चल रहे हैं वो पढ़ाना होगा। क्या हमारे लोग सक्षम है? जो साधारण सा बहुत गरीब घर में कहता है बेटा मैट्रिक पढ़ जाओ, ग्रेजुएशन पढ़ जाओ, कुछ हो जाएगा, आज वो उम्मीद से हमारे लोग कहते हैं कि बेटा ग्रेजुएट कर जाओ, तुमको कुछ नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि निजीकरण इन सब्जेक्ट के ऊपर किसी भी लोगों का सिलेक्शन नहीं कर। तो फिर तो हम पहले ही है योग्यता से भी मारे गए। हमारे लिए स्कूलों में वो पढ़ाई है नहीं, कॉलेजों में वो पढ़ाई है नहीं, और अगर वो पढ़ाई पढ़ना चाहेंगे तो हम 10 लाख 15 लाख रुपया कहां से लाएंगे? और फिर उन पढ़ाई कहां हो रही है? देश की बड़े बड़े प्राइवेट संस्थानों में, बड़े बड़े गवर्नमेंट की पॉलिसीज है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को किया जाएगा, प्रोफेशनल कोर्सेज चलेंगे, बी स्कूल, बी कॉलेज, आईटी, आईएम में आईएएम कौन चला रहा है? जिसकी फीस बहुत ज्यादा है। तो फिर इस निजीकरण का क्या प्रभाव होगा? इसका मतलब स्पष्ट है कि देश के उस बहुसंख्यक लोगों को फिर न कहीं से कहीं वो शोषण की वो जरिया आएगा, वो कमजोर होंगे, वो मजदूरी पर जाएंगे, उनको रोजी रोटी बांटते रहो। किस तरह से? वृद्धा पेंशन दे दो, अन्नदान योजना दे दो, स्कूलों में मिड डे मील दे दो। क्वालिटी नहीं देंगे, शिक्षा नहीं देंगे, बच्चे को खाने का खाना दे दिए ना, पहुंचाते रहो, राशन दे रहे ना, खाते रहो, मतलब एक जानवर की तरह चारा डालते रहे। आप आवाज मत उठाएं, आप मत लड़े। जाएंगे तो कौन जाएगा? कोई कहेगा भगत सिंह किसके यहाँ पैदा होंगे। बात ये समझने की है कि ये निजीकरण का कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो पहला तो आपको एलिजिबिलिटी से मार दिया, दूसरा आपका एसोसिएशन खत्म कर दिया, तीसरा आपका जो सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस है कि उस व्यक्ति में भी सबसे बड़ा उसमें प्रतिनिधित्व नहीं। हम किसको लेंगे ये मेरे ऊपर स्वतंत्र है। मैं ये नहीं कहता कि देश में अगर निजीकरण है, बाबा साहब ने कहा था जब डिबेट हो रही थी केटी सामर्थ्य और समाजवाद के मुद्दे पर, जब सांसद में बहस चल रही थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं निजीकरण के भी पक्ष में नहीं, लेकिन मैं घोर इसके भी पक्ष में नहीं हूं, लिबरलाइजेशन के पक्ष में मैं पक्ष में हूं कि आने वाली चुनौतियों के साथ समाज के जो कमजोर वर्गों की चुनौतियां होंगे उनके लिए क्या हितकारी योजना है। इसलिए संविधान में थोड़ा लचीला बनाया गया था। ये नहीं कि संविधान के विशेष अधिकारों को ही खत्म कर करके उस लचीलापन को फायदा ऐसा उठाया जाए कि उसका दुरुपयोग जनहित के लिए किया जाए। तो फिर ये प्रतिनिधित्व पर भी सवाल है कि हमारा प्रतिनिधित्व उस निजी क्षेत्र में क्यों नहीं? आप कहते हैं डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, तो फिर एक समान स्कूली शिक्षा कोठारी कमेटी के आदेश पर या यशपाल कमेटी के आदेश पर या कस्तूरी रंजन के कमेटी के आधार पर एक समान शिक्षा प्रणाली क्यों नहीं लागू? अगर राष्ट्रपति और देश के विजय माल्या और इसके, मैं तो विदेशों में भी रहा हूं, अगर मुकेश अंबानी के बेटा
को पढ़ने के लिए 10 लाख रुपए की स्कूल की फी होगी, पूरे यहाँ के सेक्रेटरी, ब्यूरोक्रेट्स, मिनिस्टर के पढ़ने के लिए अलग स्कूल होगी, और हमारा लड़का सरकारी स्कूल में उस जगह जाएगा जहां बेचारा बहुत पहले तो स्कूल में मास्टर्स आते नहीं थे, अब वो मास्टर है जो जिंदगी से बहुत उब चुके हैं, जिनको कोई उम्मीद नहीं मिली, तो एक बेचारा होपलेस होकर मास्टरी की शिक्षा कर रहे हैं, क्योंकि उनको 10 काम संभालना है, वो पढ़ाना भी है, उनको जनगणना भी कराना है, उनको टीकाकरण भी कराना है, उनको जाके वो भी देखना है, घर का जितने तरह का बवाल है सब जाके उन्हीं को करा लेना। यही तो मास्टरी में हो रहा है। और वो भी इतना थक जाएंगे, उसका भी अपना घर है, घर का टेंशन होगा, समाज का टेंशन दे दिए, जनगणना का टेंशन दे दिए, सरकार का टेंशन दे दिए, तो क्या पढ़ाएगा। और उस जगह में पढ़ने वाले बच्चे की तुलना हम क्लास 1 के बच्चे की तुलना ब्यूरोक्रेट्स के उस स्कूल से करेंगे और कहेंगे कि योग्यता प्रतियोगिता सब समान है, हम तो खुली प्रतियोगिता करा है, तो फिर शिक्षा में असमानता क्यों है? क्यों असमवर्ती सूची में शिक्षा को रखा गया? आखिर कोठारी कमीशन जो कहता है कि अगर राजा का बेटा हो या भंगी का बेटा हो, सबको शिक्षा एक समान, और नहीं तो शिक्षा राज्य हित में होना चाहिए, और राज्य हित में राज्य का कर्तव्य बनेगा कि सबके लिए एक स्कूल हमारी शिक्षा प्रणाली। वहीं तक नहीं, अगर आप शिक्षा पाना चाह रहे हैं तो सिलेबस नए नए तरीके से डिजाइन हो, उस सिलेबस में समाज की संस्कृति की हमारे महापुरुषों को नजरअंदाज कर दिया गया, जैसे पहले ही कोई ऐसा महापुरुष जो आज हम लोग चर्चा करते हैं आज के सिलेबस में नहीं है। तो हमारे व्यक्ति, हमारे लोग किसको पढ़ेंगे? फिर पढ़ेंगे तो एक विचारधारा को भी मारा जाए। ये कहां हो रहा है ज्यादा? ये ज्यादा निजीकरण के स्कूलों में हो। सिलेबस डिजाइन है, सब कुछ डिजाइन है, रोज सिलेबस बदले जाएंगे, माँ बच्चे कर्जा लेके लाते जाएंगे, पढ़ाइए बेटा को, हम मैट्रिक पढ़ा रहे, लेकिन क्या जानेंगे? आपके महापुरुष को नहीं जानेंगे, उनमें मानवता नहीं आएगा, वो मशीन बनेंगे, वो कूदेंगे, और उनको एक दिन बन भी गए तो आपके समाज को छोड़कर, आपके घर को छोड़कर वो निकल जाएंगे और एक गुलामी की दास्तां में अपने मनोबल अपने से इतने गिरे रहेंगे कि उसमें वो सेवा देते रहेंगे, जिसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहे थे उस आंदोलन में, नागपुर के अधिवेशन के आज मुझे सबसे ज्यादा दुख है कि मैं जिनको चाहता था इंजीनियर, डॉक्टर, अभियंता बने, और देश के आज सांसद में 134 से 35 सांसद हो, जहां हजारों की संख्या में इतने विधानसभा के सदस्य हो, फिर भी आज देश की उन जनप्रतिनिधियों ने उस समाज के निहित हक को क्यों नहीं लोगों तक पहुंचा पाया? क्या निजीकरण एक मुट्ठी भर लोगों की सोच है और हमारे लोग क्यों नहीं? क्योंकि पेंडुलम बन चुके हैं, वो विचारधारा से भटक चुके हैं। इसलिए कोई भी राजनीतिक लड़ाई तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक इस तरह का सामाजिक लड़ाई में जो चर्चाएं हो रही है, जो चर्चा हो रहा है, इसमें इनको पूरी तरीके से प्रशिक्षित करके उस शोध को ना निकाला। आज मैं पढ़ता हूं, मेरे पहले की जो जनरेशन पे मैं किताब पढ़ा, बाबा साहब पर लिखे, दलितों पर लिखे, बहुत तरह का शोध हुआ। किसने की? फलना मिश्रा ने, फलना सिंह ने, फलना भूमियार बाबू ने, फलना राजपूत बाबू। क्योंकि हम लोग तो चाहते थे कि बेटा मैट्रिक पढ़ जाओ, बहुत ज्यादा बीए पढ़ जाओ, तुम बहुत काबिल बन गए, तुम्हारा पास कहा इतना नॉलेज की किताब और रिसर्च और ये सब में क्या मिलता है, नहीं जानते। लेकिन जब किताब लिखा रहा है, बाबा साहब का मैनिपुलेट करके बता रहे हैं कि बाबा साहब के पीछे उनका योगदान जो थी, वो जो दूसरी महिला थी, जो पंडित महिला थी, उन लोगों ने किया, या जिन लोगों ने किया, बाहर में फॉरवर्ड क्लास के लोगों ने भी मदद किया, ये गलत गलत चीजों से भी हमारे महापुरुषों को। इसलिए शोध भी हो रही है, किताब भी लिखा रही है, तो किन के लिए है? उनके विचारधारा के हिसाब से। इसलिए जब हम लोगों ने पढ़ा तो नए तथ्यों को फिर से शोध करके समाज के रूप में, शोध पत्रिका के रूप में, शोध किताबों के रूप में लोगों तक फैला रहे। खुद इस मैगजीन में भी मेरे विचार कुछ हैं, मैं देखा, बहुत दिन बाद मुझे नजर पड़ गई। मैं राष्ट्रीय अधिवेशन नागपुर में अपने विचार दिए थे, उसके छपे हुए थे। तो मेरी लड़ाई ये नहीं है, मैं ये नहीं चाहता हूं कि एक शिक्षक हो तो मेरे विचार। आज ना तो आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो हर एक लेवल पर लड़िए। जो एग्जीक्यूट करता है आपके चीफ सेक्रेटरी कितना है, उसमें कोई आरक्षण है। चीफ सेक्रेटरी पिक एंड चूज पर बनाए जाते हैं। कितना दलित समाज से चीफ सेक्रेटरी है? नहीं है। तो कौन एग्जीक्यूट करेगा?
डीएम तो वही एग्जीक्यूट करेगा, एसपी तो वही एग्जीक्यूट करेगा जो चीफ सेक्रेटरी या सरकार की पॉलिसीज को फॉलो करेगा। कितने वाइस चांसलर आपकी कम्युनिटी का है? नहीं है। तो विश्वविद्यालय में क्या चर्चा होंगी, किनको बुलाए जाएंगे? जो उस विचारधारा के हो। तो जहां विश्वविद्यालय हो, कॉलेज हो, जो विचारधारा की केंद्र होती है, वहां अगर स्वतंत्र विचार नहीं हो पा रहे, वहां उन चीजों को बौद्धिक क्षमता पर विकास का एक समावेशी तर्क नहीं निकल पा रहा, तो महापुरुष है कहां केंद्रित? जो व्यक्ति हैं वो उस धर्म में भी एक्टिविटीज में रहेंगे, उस आडंबर का भी हिस्सा रहेंगे और इधर भी विचार रखते हैं, तो ऐसे में हमारे समाज के लोग नहीं पहचान पा रहे। अगर इस देश की जनगणना 2011 से बात करें तो एससी एसटी की जनगणना 30 करोड़, ओबीसी मिला दिया जाए तो लगभग 60 करोड़ के आसपास। लेकिन बुद्धिस्ट विचारों को मानने वाला कितना है? 1 करोड़ के आसपास। तो फिर है क्या? सवाल आपसे कि आंकड़े क्या कहते हैं, जनगणना क्या कहते हैं, रिजल्ट क्या है? फिर निजीकरण का विरोध एक कैसे नहीं लोक महोत्सव के रूप में एक राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं हो सकता? पेंशन खत्म कर दिए गए, न्यू पेंशन का नया नया व्याख्या कर दिया गया। ये करमवीर जो सेना में क्या कहते हैं, अग्निवीर, बेचारा करमवीर उसको कहते हैं हम, क्योंकि वो कोई कर्म अब क्या रहा, जितना 4 साल करेगा उतने तक का वीर है वो। तो अग्निवीर हो गया। इतना एजुकेशन सिस्टम को पूरे दे दिया गया प्राइवेट एजेंसीज को, क्या सरकारी तंत्र के पास नहीं है? और क्या रिजल्ट है? हर कंपटीशन 5 फेज में गुजरता है। प्री हो गया तो ठीक है, मेंस में लटका, मेंस हो गया तो गलती से कोई चीज हो गया, रिजल्ट आया नहीं कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो चल जाता है। और ये किसके द्वारा आज इतना लीकेज हो रहा है? प्राइवेट एजेंसी तो परीक्षा ले रहे हैं। नीट को किसने लिया? प्राइवेट एजेंसी। क्या सरकार के पास अगर देश की संप्रभुता को संपन्न करने के लिए एक सेना जैसे मजबूत है, तो वो सेना इसके लिए प्रयोग हो गई, प्राइवेट एजेंसी परीक्षा ले रहे हो उसके लिए हेलीकॉप्टर से क्वेश्चन ले जाए? ये तो मजाक बन गया इस देश का। सोचने की बात है कि जिस देश को सुरक्षा का कमान संभालते हो, उस देश को प्राइवेट एजेंसीज के क्वेश्चन पहुंचाने के लिए और लगाया जाता है। ये क्या हो रहा है इस देश? देश ऐसी नहीं मांगता। हमें निजीकरण की निहित जो स्वार्थ है इस देश में, उस पर आज तक कोई कानून बना ही नहीं, और उस कानून से हमारे युवाओं को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। वो सिर्फ भविष्य देखना छोड़ दिए, वो वर्तमान में जीना के लिए भी उनको इतना स्ट्रगल दे दिया है कि बस किसी तरह तुम जी लो, क्योंकि तुम्हारी कैरियर नहीं है, तुम्हारे पिताजी तुम पर प्रेशर डाले हुए हैं, तुम्हारे सामने अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तुम्हारे सामने कंपटीशन है, तुमको 10 रुपये खाने के नहीं है। तुम बस ये सोचो कि तुम कैसे 10 रुपये ला सकते, इतने में तुम सोचो। ये मत सोचो कि मेरा भविष्य क्या होगा। तुम सोचना शुरू करोगे तब तक तुम्हारे पिता और समाज तुमको कहेगा तुम सबसे बड़ा कमजोर और कुड़िया हो ही नहीं। इसलिए तुम अपने आप में इतना फ्रस्ट्रेट हो गए कि जिंदगी से उम्मीद करना छोड़ दिए। आत्महत्याएं युवाओं में बढ़ रहा, अवसाद की घटनाएं बढ़ रही है, नौकरी नहीं मिल पा रहा है, क्वालिटी का खत्म हो गया। इतने ओपन कर दो कि सबको फ्री डिग्री बांटो, क्योंकि कंपटीशन रहेगा ही नहीं। फिर जो उसका पावर है वो अपना पहुंच से पहुंच जाएगा। टैलेंट मार दो। किसको चाहिए डिग्री, किसको वो चाहिए? क्योंकि हमारा बच्चा तो विदेश में पढ़ रहा है, हमारा बच्चा का तो एमएनसी जा ही रहा है, निजीकरण कर ही दे रहे हैं, वो सब सीओ सब सेट हो ही गया है। चाहे उसके जगह पर पेट्रोल के जगह पर इथेनॉल मिलाओ, सब देश की समस्याएं हैं, सब दूर होंगे, हम लोग का हितकारी मिला रहे। ये सारी चर्चा कौन करेगा? इसको किसी को समझ में आएगा कि 13 पॉइंट रोस्टर लाओ या यूजीसी नियम को जो हितकारी में है, कैंपस में कितने लोग मरे गए, जितना भी प्रियंका भुटमांगे पहली ऐसी घटना का शिकार हुई, उसके बाद कितने मेडिकल की छात्रा मारे गए, सब मारे गए, कौन चर्चा करता है? निजीकरण को हम दे देंगे। बी स्कूल में तो आपके साथ जा ही नहीं रहे, बड़ा मनोबल गिरा के रहते। मैं बीएचयू में भी था तो 3000 के टीचरों में 2-3 देखते थे, बड़ा चेहरा झुका के बात करते थे कि कोई जान ना जाए कि हम दलित वर्ग से हैं या हम उस पर बोल रहे। मगध में भी वही हाल है। महापुरुष पर कोई करना नहीं चाहता, लोग कहेगा कि उस पर कुछ चीजें आएंगी, किसी विशेष वर्ग को बड़ा दुख लगेगा, इसलिए महापुरुष और ये सब जितने भी कार्यक्रम यहाँ भी नहीं मनाते, लोग विरोध करते। तो सवाल उठता है कि क्या हमको इसलिए जीना है कि हमको 2 रुपये के पैसा मिल जाए, या इसलिए भी जीना है कि हमारा स्वाभिमान मिले, हमारा अधिकार मिले? और इसलिए बाबा साहब कहते थे कि राजनीतिक स्वतंत्रता या संवैधानिक स्वतंत्रता सिर्फ दे देना ही संविधान की और राष्ट्र के कल्याण नहीं है, उसके लिए जरूरी है
कि पहले उनको आर्थिक स्वतंत्रता दिया जाए, आर्थिक अवसर दिया जाए और आर्थिक उस वंचित ना किया जाए। इसलिए इस राज्य की समस्त संसाधनों का हित प्रत्येक वर्ग के लिए हो, इसलिए वो संविधान में सभी जगह पर आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक विशेषाधिकार, आर्थिक लाभ, राज्य की कर्तव्य को ये सुनिश्चित किया। लेकिन जब निजी क्षेत्र संविधान नहीं, वो अपने नियम से चल रहे हैं, तो संविधान कहीं ना कहीं देश में एक सैद्धांतिक रूप से जरूर दिखाया जा सकता है, पर निजी लोगों के ऊपर तो ये बाउंडेशन नहीं है। कोई नहीं जानता आपका बच्चा कि कोई रिलायंस में काम कर रहा होगा, कोई नहीं जानता है कि आपके यहाँ बेटा कोई टाटा में वो या उसमें काम किया होगा, कोई नहीं जानता कि आपका बेटा कोई बढ़िया प्राइवेट एजेंसी कौन कर रहा है। बस सामान आया है ना, आया। आपका बेटा कौन है? ब्लिंकिट से सब्जी लाने वाला, 25 रुपया मिलेगा, जरा ला के पहुंचा दो। ब्लिंकिट बहुत अच्छा हो गया। कौन है? जोमेटो पर रात में 10 मिनट के अंदर खाना पहुंचाने वाला है। जोमेटो का मालिक तो बहुत बड़ा आदमी है, ब्लिंकिट का आदमी बहुत बड़ा आदमी बन गया, फ्लिपकार्ट का आदमी तो बहुत बड़ा बन गया। जिस ओला का अपना कोई गाड़ी नहीं हो, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी ओला का बन गया। तो कौन है? फ्लिपकार्ट, ब्लिंककार्ट, ई कॉमर्स, ई ट्रेडिंग, ई मार्केटिंग, ये किसका है? ये चंद मुट्ठी भर लोगों के लिए, जिसको लोकल मार्केट को खत्म कर दो। जो काश्तकारी उद्योग होते थे, अंग्रेजों ने भी ऐसी हमारी वेबसाइट को नहीं मारा था जितना ये ऑनलाइन हो गया। अब आपके बीच में कोई दुकान नहीं है, कोई छोटे छोटे संसाधन आपके गांव में नहीं मिलता। चाइना विदेशी प्रोडक्ट आपके यहाँ तुरंत पहुंचे जाते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, लेकिन आपके देश की कानून, अधिकारों की कानून, SC/ST की कानून, दहेज प्रथा की कानून, ये इससे आज तक किसी को कोई लाभ नहीं। तो सवाल उठता है कि क्या हम यही पैदा करने के लिए बच्चे ब्लिंकिट पर जाए, जोमेटो पर जाके सब्जी बेचे, ऑनलाइन ला के दे, यही दे? हमारा लोग तो नहीं है कि ऑनलाइन में बड़ा फ्लिपकार्ट पर बैठा कोई CEO होगा, उनके ही चर्चा है कि इसकी विरोध हो। और अब नए जो शिक्षा नीति आ रही है, अभी मैं एक लाइन डाल देता हूं कि सारे ग्रेजुएट कॉलेजेस को सरकार अपने अधीनस्थ कर रही है, क्योंकि शिक्षा हमेशा स्वायत्तता मांगती है और राजनीतिक विकेंद्रीकरण का केंद्र नहीं होता। अब नए एक विधेयक आ रहा है जिसमें सरकार के अधीनस्थ होंगे और सरकार तय करेगी। इसका मतलब स्पष्ट है कि जो जनता आएंगे, जो उनके नेता बनेंगे, जो बनेंगे, वही स्कूल में पूरा अपना तय करेंगे, वही अपना प्रिंसिपल, वही अपना नियुक्त करेंगे, उनके विचारधारा होंगे, उनके ये। तो ये शिक्षा किसके जाएगी? इन अंगीभूत कॉलेजों में हमारे बच्चे। हम अगर यूनिवर्सिटी की अगर बात करें, ज़्यादातर कॉलेजों में मैं 90% जानता हूं कि सब मूल संख्या के SC/ST OBC के बच्चे ज़्यादा है। अब बहुत लोग जो होपलेस हैं, जिनको नहीं है, वो कुछ लोग हैं जिनको कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिला डिग्री। तो अधिकार और इन्हीं के साथ मैं अपनी बातों को रखता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत से तथ्य थे, लेकिन चीज़ों को कुछ सारगर्भित तरीके से रखने का प्रयास किया हूं, आपको विचार देने का प्रयास किया हूं, और आगे आप इस पर एक बृहद सोच लेकर अपने कदम उठाएंगे कि हमारे अधिकारों को कैसे रक्षा किया जाए। धन्यवाद।